माना कि राह सरल नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। किसी का भी कर्म बहुत परफेक्ट नहीं है, इसका भी नहीं है, हम लोगों का भी नहीं रहा, बट उस इम्परफेक्शन को करेक्ट करना, सुधारना और परफेक्शन की तरफ जाना, इसी को अचीवमेंट बोलते हैं। The mic is over to Kisler and he'll share his journey with you. Give him the comfort he deserves, give him the respect he deserves, give him the huge round of applause that he deserves. मेरा पहला फेज था प्री फाउंडेशन। क्लास 8 का बात है कि मेरे एग्जाम में थे प्री आयाम। उस समय बहुत चर्चा में था, रहता था स्कूल में भी। तो प्री आयाम में मेरे को आए थे 2 मार्क्स, केवल 102 का पेपर होता था और 2 मार्क्स। और तब एक डर सा पैदा होने लगा था मैथ्स को लेकर कि यार ये तो मतलब दिक्कत है। उससे पहले तो काफी इंटरेस्ट था मैथ्स में, बट उस वक्त प्री आयाम पे जब 2 मार्क्स आया था तब एक डर सा पैदा हो गया था मैथ्स को लेकर कि यार ये कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनको शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में, बट उनको भी मेरे से अच्छा है। फिर थोड़ा टाइम और बीता, स्कूल के एग्जाम, मॉनिटर टेस्ट वगैरह में भी खराब मार्क्स आने लगा था। तब मेरे को लगा यार नॉलेज का शायद दिक्कत नहीं है, शायद कॉन्फिडेंस का इश्यू है। तो कुछ नहीं कि अपना आर.डी. शर्मा जो होता था उसको वापस बनाना शुरू किया। 2-3 महीने का बाद है बस वो कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। जितना हम नॉलेज शायद नहीं गेन किए होंगे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। और यहाँ पे हम अपना पहला लेसन सीखे थे प्रिपरेशन में। दैट वाज कि वीकनेस जो तुम्हारा होता है ना वो टेम्परेरी होता है। वो आज तुम्हारा वीकनेस है, कल भी तुम्हारा वीकनेस होना वो जरूरी नहीं है। तुम थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपना फोकस डालो उस पर, वो कल को तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। ये मेरा पहला लेसन था। बट मैथ्स में थोड़ा इन्वॉल्व हो गए थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर छूट चुके थे। तब आई जॉइन ब्रदर्स, और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले वही वापस से प्री आने वाला क्रेज चालू हुआ था। मैथ्स के फैकल्टी हम लोग को स्टार्टिंग में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ा रहे थे, बहुत मजा आना शुरू हो गया था। और पर्सनली उस वक्त जो मेरे को प्यार हो गया था मैथ्स से, यार ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, मजा ही आ गया। और फैकल्टीज भी उसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि मेरा तो लॉटरी ही लग चुका था। फिर प्रॉपरली प्री आने से बदला भी लेना था कि 8th में आने मेरा कॉन्फिडेंस गिराया था, अब इसका कॉन्फिडेंस हम गिराएंगे। तो थोड़ा और समय बीता, टीचर्स को इतना परेशान करते थे ना, 2-2 घंटे लेकर सर के पास में बैठे कि सर कुछ अपना अप्रोच लगा रहे हैं, कहाँ पे जाके रुके, कहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, बस देखते थे। क्योंकि उसमें स्ट्रगल तो करना पड़ रहा था, उसके प्रॉब्लम्स होते ही रहते थे। और उससे जो सीखने को मिलता था ना वो अनमैचेबल है। आप एक सही अप्रोच जान के उतना नहीं सीखते हो जितना आप जानते हो, जान के सीखते हो कि आप एक गलत अप्रोच क्यों नहीं अपनाना है। तो फिर थोड़ा और टाइम बीता और फिर प्री आयाम आ गया, और फिर प्री आयाम में क्लियर हो गया। खैर प्री आयाम को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स ओलंपियाड्स नहीं करना चाहिए क्योंकि जेईई प्रिपरेशन से काफी अलग होता है, उसका सिलेबस बहुत डिफरेंट है और बहुत बातें चलती है। बट एक बात है ना कि मैथ्स का जो एसेंस है वो कहीं नहीं बदलता, काम सेम ही करना होता है। ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, स्ट्रगल, वो जेईई के मैथ्स के क्वेश्चन में वही करना होता है और मैथ्स ओलंपियाड के मैथ्स के क्वेश्चन में वही करना होता है। जितना कि टॉपिक अलग होता है ना उतना ही टॉपिक ओवरलैपिंग भी होता है। तो इट्स नॉट कि अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो मैथ्स ओलंपियाड का तो तुम्हारा जेईई प्रिपरेशन हैम्पर करेगा, बल्कि मैथ्स में जो तुम्हारा इंट्यूशन डेवलप करेगा ना वो तुमको जेईई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। खैर कंटिन्यू करते हैं आगे का जर्नी। तो प्री आयाम मेरा हो गया, उसके बाद आना था आयाम, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन चालू कर रहे थे। बट उस समय तक ना एक चीज रियलाइज हो चुका था कि मैथ्स है ना प्यार हो चुका है। मैथ्स में जो मजा आना शुरू हो गया, चाहे वो फैकल्टीज के कारण हो चाहे वो मेरे इंटरेस्ट के कारण हो, वो अलग ही था। उसके बाद फिर आरएमओ भी मेरा निकल गया था और इन्हो नहीं निकला था। बट ये जो एक मेरा जर्नी था ना उससे मेरे को दूसरा अपना इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला, वो था लविंग द प्रोसेस। तुम जितना प्रोसेस से प्यार करोगे ना, जितना उसको अपने अपनाओगे,
उतना तुमको सेल्फ मोटिवेशन आएगा उसको पढ़ने का। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन वो थोड़ा टाइम के लिए लास्ट करता है, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड जब तुम रहते हो ना तो उसको कोई मैच नहीं है। और वो तभी आता है जब तुम प्रोसेस को प्यार करते हो। और कभी कभी मन नहीं करेगा, बट सर लोग से हम सीखते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट डूइंग व्हाट यू लव, बट रादर अबाउट लविंग व्हाट यू डू। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट उस समय का लेसन था। फिर क्लास 9 खत्म हुआ और फिर 10th चालू हो गया। 10th में तो मेरे मौज ही मौज, लॉकडाउन लग गया था, स्कूल मेरे को पसंद उतना था नहीं, हिस्ट्री पढ़ाते थे उसमें तो, और ऑप्शन था टीचर्स को म्यूट करने का। तो स्कूल मेरे को मतलब कंफर्टेबली मैनेज होना शुरू हो गया था 10th के बिगिनिंग, जब लॉकडाउन लग गया था। हम अपना मस्त पढ़ रहे थे, लेक्चर्स देख रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे थे, मैथ से बोल रहे थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा आराम से कर रहे थे, मजा आ रहा था। फिर करते करते थोड़ा टाइम और बीता और एनटीएससी पास आने लगा। अब 1 महीना बाकी था, मैथ का टेस्ट हम देते रहते थे, सैट उतना देते नहीं थे क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ मेरा किया हुआ डिले मारते जाते थे कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में फिर देखा जाएगा। और फिर आखिरी महीने में पूरा रगड़ना चालू किए हिस्ट्री सिर्फ करते, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम आराम से कर लेते थे। मैथ का बहुत जो टेस्ट सीरीज है ना ब्रदर का, वो कमाल है। मतलब एनटीएससी के लिए तो मजा मचा होगा, तो शायद हट गया एनटीएससी, पर ठीक है उस समय तो मजा ही आ गया था। खैर, तो एनटीएससी का एक चक्कर था कि पैसा मिलता था, तो उसके वो थॉट के लिए और मोटिवेशन, हाँ ये तो करना है। तो एनटीएससी से दिए, एनटीएससी से मेरा क्लियर हो गया था, बट उसके बाद जाके ना एक पेशेंस मेरा खत्म होना शुरू हो गया ऑनलाइन टीचिंग को लेकर। वो वाइब क्लासरूम का नहीं था, वो टीचर्स का प्रेजेंस, वो कॉन्सेप्ट, वो तुरंत सवाल जवाब, वो सब कमी होने लगा। बट खैर मेरा टारगेट मेनली था 10th स्टैंडर्ड में इग्नो। फिर आईआईटी मंगी थे, वो क्लियर हो गया था। इग्नो के लिए मोस्टली हम प्रिपेयर कर रहे थे, प्रीवियस ईयर बुक्स और वही सब मोस्टली कर रहे थे। और इग्नो के एग्जाम आते आते तक मेरा पेशेंस एकदम ही खत्म होने लगा था ऑनलाइन टीचिंग को लेकर, क्योंकि एकदम मन नहीं करता था, इच्छा नहीं होता था, कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो रहा था, 1000 डिस्ट्रैक्शन रहता था। खैर इग्नो दिए, तो उसके बाद इग्नो मेरा बाद में क्लियर हो गया था। बाद में 11th जब स्टार्ट हुआ उसके बाद रिजल्ट आया था। बट पता है ये जो प्री फाउंडेशन का पीरियड होता है ना, वो तुमको एक 11th का एक स्मूथ एज के लिए तैयार करवाता है। वो जो कंफर्टेबल बिगिनिंग में तो तुमको लगता है, जो इनिशियली लोग मिस कर जाते हैं, जो इनिशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये प्री फाउंडेशन वो तुमको हेल्प करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि प्री फाउंडेशन तुम कर लोगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि असली गेम ना 11th में चालू होता है। मेन बैटल 11th में चालू होता है। जो एज होता है ना वो मिनिमल सा होता है, उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, इसलिए मेन गेम 11th में ही चालू है। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त थे 10th में जो मेरे से बहुत आगे और आज शायद मेरे से बहुत पीछे, और ऐसे भी लोग थे जो मेरे से पीछे थे लेकिन आज मेरे से आगे हैं। और ये पता है यहाँ पे आई माय थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन कि हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि तुमको अपना पूरा फोकस अपने हार्ड वर्क पे देना। टैलेंट कुछ नहीं होता है, वो भी हार्डवर्क के कारण ही मिलता है जो लोग पहले किए थे। मेनली इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क। खैर ऐसे करते करते मेरा 10th का फेज खत्म हुआ, फिर 11th चालू हुआ, और 11th चालू हुआ और उसके बाद इग्नो का रिजल्ट आ गया था। हम पूरा अपना एम लगा के बैठे थे कि यार इग्नो के लिए करना है, और वो क्रैक हो गया। और हर सक्सेस, हर अचीवमेंट, हर बड़े कुछ करने के बाद ना रिलैक्स करने का मन करता है, मेरा भी करता था। और उस वक्त ऑनलाइन टीचिंग से मन भी उठने लगा था, बट उस समय ऑफलाइन खुल गया था। मार्च का महीना था और अप्रैल मार्च ऐसे चल रहा था, ऑफलाइन खुल गया था। और ऑफलाइन जाना शुरू किया, उसमें अलग ही मजा आ रहा था। जो गैप क्रिएट हो गया था ना ऑनलाइन ऑफलाइन का, वो जब फुलफिल हो रहा था तो मजा आ गया था। लेकिन 1-2 हफ्ता कहीं बाद था कि लॉकडाउन फिर लग गया और सब फिर बंद हो गया। और इस बार जब बंद हुआ ना तो मेरा पेशेंस खत्म हुआ कि अब शायद हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। शायद पढ़ पाते, मन में बना चुके थे कि नहीं पढ़ पाएंगे,
तो इसलिए नहीं पढ़ पाया। और उसके बाद एक थोड़ा स्लैक, मतलब उसके बाद पढ़ाई थोड़ा कम हो गया, कंसंट्रेट करना डिफिकल्ट हो गया, फोकस बनाना डिफिकल्ट हो गया था। बट थोड़ा टाइम, और उस वक्त गलत लोगों की संगति में भी आ चुके थे जिनके साथ टाइम वेस्ट करना आसान हो गया। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जितना अपने पीयर से सीखते हो ना, वो अनमैचेबल है। मेरे केस में निशांत रहा था, इतना अप्रोच मेरे को सिखाया है, मतलब हम खुद इतने लकी मानते हैं आपको कि मेरे साथ कोई था जो मेरे को इतना कुछ सिखा सकता था, इतना रिजल्ट्स, इतना डिटेल्स को, इतना कुछ मेरे को बताया था। और यही चीज फायदा करता है आपको पीयर से, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको इतना हेल्प करते हैं ना। टीचर्स और पीयर्स, यही दो रहते हैं आपके साथ, इसलिए पीयर ग्रुप होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत पीयर में आप चले जाते हो ना, तो आपका समय, एनर्जी सब बर्बाद हो जाता है। तो उस वक्त गलत पीयर की संगति में भी आ चुके थे, और फिर 3-4 महीना कैसे उड़ गया मेरे को समझ में नहीं आई। अराउंड अगस्त का वक्त आ गया था जब मेरे को थोड़ा रियलाइजेशन चालू हुआ कि यार कुछ गलत हुआ है। टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट तो पूरा जोर शोर से चल रहा था, तुरंत टॉपिक पढ़ते थे तो रिटेल रहता था, तो उस समय मार्क्स आ रहा था, लेकिन अंदर से अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था कि यार कुछ तो गलत हो गया। घर पे बातचीत चालू होती तो बहुत पढ़ता नहीं है, पता नहीं NIT भी निकलेगा कि नहीं इसका, ये सब चालू हो गया था, नेगेटिविटी मेरे अराउंड भर गया था। बट उस समय मेरा था कि नहीं, कोशिश करना, ठीक है रेस में पीछे छूट चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है। तो पहले तो गलत लोगों को अपने लाइफ से हटाए, फिर जितना हो सकता था कोशिश अपना पढ़ने का कोशिश करते थे। बट पता नहीं वो क्या फेज था ना, कि जितना भी कोशिश करते थे पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। मे बी ऑनलाइन का वो कोर्स और ये सब इतना ज्यादा हो चुका था, तो मेरे लिए बस एक रे ऑफ होप था ना कि कुछ करके खुल गया। ज्यादा टाइम नहीं रहा, 1-2 महीना और बीता, फिर कोचिंग खुल गई। और इस बार जो टेस्ट सब हुआ ना, उसमें मेरा रियलिटी चेक, यार पीछे छूट चुके हैं, सही में पीछे छूट चुके हैं। और फिर स्टार्ट हुआ एक लो फेज, यार ये तो बहुत ऐसा रेस है जहां पे आप 2 दिन काम करना बंद कर देते तो आप कितने पीछे चले जाते हो, हम 3-4 महीना पीछे छूट चुके हैं। और फिर स्टार्ट हुआ मेरा अंडर कॉन्फिडेंस वाला फेज, कुछ भी बनाने जाते थे, कुछ भी छूने जाते थे, लगता था यार बनेगा नहीं। पेन मेरे पे डाउट करता था, यार तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम जो लिखना चाह रहे कैलकुलेशन में तुम गलती करोगे। जब पेन और दिमाग तुम पे डाउट करता है ना, वो अंडर कॉन्फिडेंस का फेज ना अलग ही दिक्कत रहा होता है। और इस फेज में आई लर्न माय 4 फेजेस, ओवरकमिंग अंडर कॉन्फिडेंस। मेरी साइकिल यही चलता है ना कि क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो बनना नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाए गए। और ये साइकिल से निकलने के लिए ना तुमको बस लगेगा, पहला दिन देना कोई बात, दूसरा दिन ट्राई करेंगे, दूसरा दिन देना कोई बात, तीसरा दिन ट्राई करेंगे, चौथा दिन ट्राई करेंगे, अरे कभी ना कभी तो होगा ना। और अगर नहीं होगा तो सर लोग है डाउट बताने के लिए, तुमको अपना लगे रहना है। और ऐसा बोलते हैं ना कि टुडे वाज बैड, टुमारो विल बी वर्स, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी बेटर। मोस्ट पीपल क्विट इन टुमारो। तुमको अपना लगे रहना है, और ऐसे ही तुम इस अंडर कॉन्फिडेंस के फेज से बाहर निकल सकते हो। और कितना डिफिकल्ट होता है वो हम पर्सनली एक्सपीरियंस किए, लेकिन एक बात है ना, अगर हम कर सकते हो इस फेज से निकल सकते हैं तो तुम भी निकल सकते हो। थोड़ा और टाइम बीता, अब स्ट्रगल करते करते थोड़ा ऑफलाइन के टॉपिक्स पे तो अच्छा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो गया। जनवरी का टाइम आया, तब इतना तो था कि भाई ऑफलाइन के टॉपिक्स अच्छे हुए, उसमें ज्यादा लोड नहीं। बट ऑनलाइन में जो टॉपिक्स हुए थे, कुछ टॉपिक्स हम पढ़े नहीं, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और भूल चुके, उड़ गए। फिर रिवीजन टेस्ट हुआ, तब रियलाइज हुआ ये वाला बात कि जो टॉपिक्स पढ़े थे वो भी उड़ चुके हैं। तब मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को बहुत पहले से करना चाहिए था, वो है रिविजन। रिविजन लोग मोस्टली नोट से ही करते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि अपना ही नोट्स नहीं समझ में आते हैं, अपना ही नोट्स पराया लगने लगता है, यार ये हम ही लिखे थे, डाउट हो रहा है।
तो वो सब केसेस है ना, मतलब बहुत मेरे दोस्त थे वो लोग ऐसा करते थे कि लेक्चर्स दोबारा देख के अपना नोट समझने की कोशिश करते थे या फिर नोट्स ही अपना दोबारा बनाते थे, चाहे जो करके मेन अल्टीमेट पर्पस है चैप्टर अच्छा करना। फिर वो जनवरी का फेज था, उसके बाद उसी टाइम के पीरियड में मेरा स्कूल एग्जाम था, फाइनल्स। ऑनलाइन में तो इतना लोड नहीं था, क्लासेस वगैरह था, बट उस समय फाइनल एग्जाम। वो जब एग्जाम आ गए ना स्कूल एग्जाम, हमको तो लगा था बहुत पीछे छूट चुके हैं, पता नहीं शायद प्रूव भी कर पाए कि नहीं। मेरे दिमाग में तो यही क्वेश्चन चलते रहता था कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। बट वो जब एग्जाम है ना, तो मेरा कुछ स्कूल का एग्जाम था फाइनल वाला, 9-10 रैंक आया था, पर तब मैं तो शायद उतना पीछे नहीं छूटे जितना मेरे को लग रहा है। और वहां से ना एक कॉन्फिडेंस थोड़ा निकलना चालू हुआ। एक तो वो अंडर कॉन्फिडेंस थोड़ा बाहर निकल रहे थे, और दूसरा इस वाला केस स्कूल मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। खैर, ये जो स्ट्रगलिंग फेज था ना 11 का, इसमें हम बहुत कुछ सीखे। मतलब हम नहीं बता सकते कितना कुछ सीखे, पर हम शेयर करना चाहेंगे। हम अपना 5वां लेसन जो सीखे थे इसमें, वो ये था कि स्टॉप आइडियलिज्म एंड स्टार्ट नाउ। मेरे साथ ये होता था कि जब भी प्लान बनाते थे ना, तो मेरा कैपेबिलिटीज होता था 50% करने का उस प्लान का, लेकिन जब हम 30% तक पहुंचते थे ना, तो लगता था यार 70-80 तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो क्या ही मतलब है। तो आखिरी जो 20% हम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते। इसलिए टारगेट ऐसा सेट करो ना जो अचीव ना हो पाए, लेकिन उसके काफी क्लोज पहुंच सको। दूसरा, इट्स नेवर टू लेट। तुम कभी भी स्टार्ट करो, तुम पीछे नहीं हो। तुम अगर उस पर करोगे ना 2-3 दिन का, तो एक दिन वेस्ट किया भी ना बहुत नहीं चुकता है। लेकिन शॉर्ट टारगेट 4 घंटे का टारगेट अगर सेट किए हो, तो 1 घंटा भी तुम बर्बाद करोगे ना बहुत ज्यादा चलता है। इसलिए शॉर्ट टारगेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कि जब तुम शुरू करते हो अपना दिन, तो तुम्हारा पहला जो सेशन होता है ना पढ़ने का, कि हम डिसाइड करेंगे 3 घंटा इस पर पढ़ेंगे, 2 घंटा बैठे रहना है, तो उस सेशन को एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो दिन का पहला सेशन होता है ना, वो पूरा दिन का टोन सेट करता है। वो पहला सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा दिन तुम्हारा उसी सेशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तुम पहला ही सेशन अगर मिस कर देते हो ना, तो तुमको अपने आप में एक फेलियर वाला फीलिंग आने लगता है, और फिर जाके तुम दूसरा तीसरा अपने आप फेस कर देते हो। इसलिए पहला सेशन बहुत जरूरी है। लेसन 8 लेना जो हम सीखे वो है ऑप्टिमिज्म। तुम्हारे तरफ ना इतना नेगेटिविटी होगा, नेगेटिविटी मोस्टली तुम्हारे मन के कारण जो होता है, पास्ट के बारे में सोच के या तो फ्यूचर के बारे में सोच के कि मेरा इतना समय बर्बाद हो चुका है, कैसे करेंगे, या तो फ्यूचर के बारे में सोच के मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, प्लान ढंग का आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला चीज को काउंटर करके ना ऑप्टिमिज्म वही बेस्ट तरीका है। और प्रिपरेशन देने में बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको हर मोमेंट में इतना नेगेटिविटी तुम्हारे अराउंड दिखेगा ना, तुमको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो वाली चीज है ना, तुमको कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करता है कि नहीं यार अच्छा होगा, अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं अच्छा होगा। फिर एक और रीजन होता है नेगेटिविटी का, तुम्हारे अराउंड लोग बुरी बातें करते हैं कि तुम्हारा तो नहीं होने वाला, उसका हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। ये सब बहुत चलता है, और मेरे हिसाब से तो जहां पे भी ये ऐसा हो रहा है, तुमको वहां से कट ऑफ कर देना चाहिए। और अगर रिलेटिव्स वगैरह में तो बात करना बंद कर दो, और अपने ही परिवार में तो ये तो चमड़ा मोटा कर दो, क्योंकि नेगेटिविटी से तो डील करना है, और उसका सोल्यूशन सिर्फ ऑप्टिमिज्म है। फिर हम अपना एक और इम्पोर्टेंट लेसन सीखे, लेसन 7, वो काउंटरिंग स्मॉल चैलेंजेस। तुम्हारे प्रिपरेशन में ना इतना इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आता है ना, जो तुमको नहीं लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है, और तुम उसको मटिया देते हो कि यार ये कहाँ कुछ कर रहा होगा। बट वो छोटा छोटा इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ना बन के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, और वो तुम्हारा बहुत दिक्कत देता है फोकस करने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में। मेरे साथ पर्सनली ये था कि जिस रूम में हम लॉकडाउन में थे ना, उस रूम में से पढ़ाई नहीं हो पाता था। तो जब मेरे को ये बात समझ में आया, अपना रूम बदल, जब रूम बदले तो अलग दिक्कत आना शुरू हुआ कि पीठ में दर्द हो रहा है। तब समझा अच्छा चेयर में दिक्कत है, चेयर बदल दी। फिर कुछ टाइम अच्छा चला, फिर घर पे अगर दिक्कत होने लगा पढ़ने में, कोचिंग पहुंच गए।
डिस्ट्रैक्शन हुआ, फोन बदल के नोकिया रख लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ से जो तुमको लग रहा है मोबाइल वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो उसको काउंटर करने का तरह है। जैसे डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो मेनली दो कारण से होता है, मतलब उसका साइकोलॉजी जो है वो दो कारण से होता है। एक कि ईज ऑफ एक्सेस जो तुम कर रहे हो उसका बहुत कम है। फोन खोले तुरंत तुमको दिख गया जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जो भी। दूसरा कि बहुत स्पीडी रिवॉर्ड्स होते हैं, तुम वीडियो देखे, तुमको हंसी आया, तुम खुश हो गए। तो सबसे पहले तुमको काउंटर करने के लिए ना, अगर तुमको फोन के साथ ही करना है प्रिपरेशन, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अपना ईज ऑफ एक्सेस मुश्किल कर दो, आप डिलीट कर दो। तो तुम बोलोगे कि अच्छा इस वेबसाइट भी तो है, वेबसाइट से पासवर्ड अपना सही मत करो। तो जब भी तुमको लॉग इन करना होगा तुम वापस से टाइप करोगे। खैर मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं था, बट मेरे जो दोस्त थे ना उनसे मेरे को ये सब टिप्स मिला है कैसे ये लोग ओवरकम किए। तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना, अगर तुम वो भी फिर भी कर रहे हो, मतलब बार बार लॉग इन कर लेते हो, तब ठीक है, तो फिर हटा के नोकिया रख दो। एक पॉइंट पे मेरे को रियलाइज हो गया कि शायद फोन पे थोड़ा समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है और एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा आधा घंटा भी अब बहुत प्रीशियस हो चुका है 12th के स्टार्टिंग में। तो हम फोन हटा के नोकिया रख देते, क्या इसी से काम चलेगा। रात को जाके जो टीचर्स कंटेंट भेजते थे वो उस फोन में देख लेते थे, वरना पूरा दिन मेरे पास नोकिया ही रहता था। उसमें गाना वाना होता था और बस बात करने के लिए होता था, और ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। खैर ये तो डिस्ट्रैक्शंस वाला बात हो गया। तो मेरा जो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था वो था ये स्मॉल प्रॉब्लम्स को, इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो तुमको उस समय लग रहा है उसको सॉल्व करना है। इसके साथ मेरा क्लास 11 का जो जर्नी था वो खत्म हुआ। उसके बाद शुरू हुआ था 12th, और 12th में एकदम पूरा पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू किए थे, क्योंकि रिविजन चालू कर चुके थे। जो पढ़ा हुआ टॉपिक 11th का था वो याद आना शुरू हो गया था। हाँ, नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक अभी भी रखा हुआ था, लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ा हुआ टॉपिक था वो भी अच्छा से आ रहा था। फिर जाके 12th में अलग ही दिक्कत चालू हो गया। पहला कि स्कूल जाना पड़ता था, मेरा स्कूल डीपीएस था, तो अलग ही ड्रामा क्रिएट करता है स्कूल को लेकर। बट स्कूल का ना एक बहुत अच्छा बात होता है कि तुम्हारा रूटीन सही करके रखते हैं। तुम्हारा सुबह उठने का टाइम, तुम्हारा सोने का टाइम वो पूरा फिक्स कर देते हैं। और जो दूसरा दिक्कत मेरे को आया था वो था स्लीप। स्कूल और स्लीप। स्कूल तो हम ये नहीं थे कि यार स्कूल में हमको अपना कोचिंग का काम खत्म करें। अब मेरा तो काफी बार 3-4 बार इरोडोम छिपा गया था। 4वीं-5वीं बार तक तो मेरा टीचर से बॉन्डिंग हो गया था कि आप मेरे को डिस्टर्ब मत करिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 6ठी बार तक टीचर भी छोड़ रहे थे यार कि जाओ जो करना है करो। क्या ऐसे स्कूल से हम बहुत अपना टाइम निकाले थे अपना काम खत्म करने के लिए। फिर इसके कारण एक दूसरा दिक्कत जो मेरे को होता है, कभी थोड़ा सा लेट जगते तो स्कूल उठने का टाइम तो फिक्स है, तो कम सो गए। ये सब चीज बहुत होता है और एकदम से रेस्टेबल नहीं है स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि अगर तुम 4 घंटे के सो जाते हो ना, अगले दिन तुम पूरा दिन स्लीपी रहोगे और तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत ही करो, बेस्ट वही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो टेम्पररी मेमोरी है ना वो भी परमानेंट स्लीप के दौरान ही बनता है। तो स्लीप के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज एकदम से रेस्टेबल है, अनलेस कुछ एकदम बहुत बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया कि आज अगर टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो फिर पूरा छूटा ही रह जाएगा टॉपिक। एकदम इमरजेंसी में स्लीप कॉम्प्रोमाइज, वरना एकदम से रेस्टेबल नहीं है। खैर ये तो 12th का बिगिनिंग में हुआ था। फिर थोड़ा टाइम और बीता, जून का महीना आ गया और तब हम लोग का एक चैप्टर हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस समय तो टीचर जो करने बोले हम कर लिए, जो शीट्स बनाने बोले, किताब बनाने बोले कर लिए। बट फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद उसका एक टेस्ट हुआ। मेरे को थोड़ा डर था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि उसमें आयनिक बहुत ज्यादा आता था और आयनिक मेरा अच्छे से एकदम नहीं किया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नया शुरुआत में नया चैप्टर है, कोई प्रॉपर्ली हम किए जितना टीचर्स बोले, उसका एक टेस्ट हुआ, उसमें ठीक ठाक मार्क्स मिला। हाँ यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हफ्ते बाद एक और टेस्ट, पर उसमें ना 60 मार्क्स का टेस्ट था, मेरे को 2 मार्क्स आए। और तब एक चेक होगा कि यार शायद एक इल्यूजन में होनी चाहिए कि मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा है। और वो जो पेपर था ना,
आज तक हम उसको कभी आने नहीं सकते, इतना डर रहता है उस प्रकार से कि यार ऐसा कैसे होगा, इतना कम कैसे आ गया। पर ठीक है, थोड़ा समय बीता, उसके बाद मेरा था कि नहीं आयनिक तो अच्छा है, आयनिक तो करना है क्योंकि इलेक्ट्रो में भी यूज है और आयनिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता भी है। तो उसके बाद हम लेक्चर्स उठाए, पूरा लेक्चर्स दोबारा देखे, फिर जाते नोट्स उसका बनाए, फिर क्वेश्चन लगाए, और ये सब ना मतलब करंट टॉपिक को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। और पता है टाइम ना नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि मिलेगा तुमको कभी, तुमको कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं से जुगाड़ करके तुमको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी तुम कवर कर सकते हो अपना पुराना टॉपिक। फिर आयनिक कवर किए, उसके बाद आयनिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस शुरू हुआ कि हाँ नहीं ठीक है, अब ठीक हो रहा। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट शेड्यूल था, इसमें था कि नहीं था, इसमें तो मचा के दिखाना। तो उसके लिए हम अलग अलग सोर्सेस से कोशिश करें, पैकेज दोबारा लगा कि नहीं करना है, इसमें तो मचाना है। और पता है उसको उस टेस्ट में हम ना कि सिर्फ अच्छा परफॉर्म किए, बट आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 चैप्टर्स आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसका यहाँ पे जो लेसन सीखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो डर है ना, जो तुम्हारा फियर, दैट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। वो आज तुम्हारा डर हो सकता है, कल तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा। तुमको उस पर बस वर्क करना है, तुमको छोड़ना नहीं, उसको लगे रहना। खैर थोड़ा समय और बीता, फिर आ गया था स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम। पर उस समय ना स्कूल एकदम पागल हो गया, प्रैक्टिकल्स भी देने बुलाता है, नॉर्मल एग्जाम भी दिलवाता है, प्रैक्टिकल कॉपी भी मांगता है, कोचिंग में सिलेबस भी पीक पेज पे होता है। पर उस समय मेरा एक ब्रेकिंग पॉइंट आया था कि अब प्यार नहीं हुआ, छोड़ छाड़ के हिमालय भाग जाते हैं, संत बन जाएंगे। मैं ठीक है, क्या कर सकते थे, चलते रहना है, जर्नी का यही तो बात है, गिरना है बट रुकना नहीं। और यहाँ पे हम अपना एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे, एंड दैट वाज कि इट इज इन योर लोएस्ट मोमेंट्स दैट यू मस्ट नॉट गिव अप। उस मोमेंट में ना तुमको चलते रहना है, तुमको आगे बढ़ते रहना है। वो मोमेंट अगर तुम सर्वाइव कर लेना, तुम कुछ भी सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि वो मोमेंट अंदर ही अंदर तुम हर डायरेक्शन में तुमको छोड़ने का मन करेगा, लेकिन उस मोमेंट पर तो तुमको सर्वाइव करना है। पर हम अगर कहें तुम सब कर सकते हो, तुम सब में वो पोटेंशियल है वो सर्वाइव करने का। जब भी हम लोग बहुत अच्छा रैंक को देखते हैं ना, लाइक द रैंक ही हैज, तो हम लोग के मन में एक चीज रहता है कि इसका पूरा जर्नी बहुत परफेक्शन से दिखा हुआ। आप लोगों को एक बात समझ में आया होगा, इसका जर्नी में बहुत सारा इम्परफेक्शन है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्लास 11 में बहुत लोग अभी एडमिशन लिए हैं, क्लास 2 में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा तो क्लास 11 सही से नहीं था। उनको इसके स्पीच से एक मोटिवेशन मिला होगा कि किसी का भी जर्नी बहुत परफेक्ट नहीं है, इसका भी नहीं है, हम लोगों का भी नहीं रहा, बट उस इम्परफेक्शन को करेक्ट करना, सुधारना और परफेक्शन की तरफ जाना, इसी को अचीवमेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज बहुत परफेक्शन तक आप पहुंच पाएंगे, बट इट ऑलवेज टेंड्स टू परफेक्शन। करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुधारना बहुत जरूरी है, इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका लाइव एग्जाम्पल किसमें है? ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर